Hi, my name is Mohini and welcome to my channel Studio Legal. In the coming videos and in this video, we are going to discuss everything about specific contracts. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस 124 से लेके सेक्शन 238 तक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी के जितने भी प्रोविजंस है वो ये सारी वीडियोस में डिस्कस होंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो कोर मीनिंग है वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये जितने भी सेक्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन हैं और इन सारे सेक्शंस के प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के और आने वाली वीडियोस में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये बेसिकली एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, यानी यहाँ पे तीन पार्टीज होती है, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी और क्रेडिटर। नाउ लेट्स टेक अ वेरी क्लासिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे एक बैंक है, बैंक ने 10 लाख रुपीज़ लेंड किए हैं। किसे लेंड किए हैं? बोरोवर को। अब यहाँ पे ऑफकोर्स बोरोवर को कभी ना कभी किसी ना किसी डेट पर बैंक को इस प्रिंसिपल अमाउंट को वापस रीपे करना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो बैंक है उन्होंने 10 लाख रुपीज़ दे तो दिए, बट अभी रीपेमेंट की बारी आती है और अगर फ्यूचर में बोरोवर ने 10 लाख रुपीज़ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अगर बैंक को पे नहीं किए तो इसकी श्योरिटी या गारंटी कौन देगा? और इसीलिए पिक्चर में आते हैं एक्स। यहाँ पे जो एक्स है वो प्रॉमिस करते हैं, किसे प्रॉमिस करते हैं? बैंक को, कि अगर फ्यूचर में ये 10 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अगर बोरोवर बैंक को पे नहीं करते हैं तो बोरोवर की जगह जो ये एक्स है वो पे करेंगे बैंक को। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट बन रहा है जिसमें तीन पार्टीज हैं। एक है बैंक जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर, जिन्होंने पैसे लेंड किए हैं। किसे लेंड किए हैं? बोरोवर को। तो यहाँ पे जो बोरोवर है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल डेटर, और यहाँ पे जो गारंटी है वो कौन ले रहा है? श्योरिटी। यानी यहाँ पे जो एक्स है उसे हम कहेंगे श्योरिटी या गारंटी। तो ये एक बेसिक अग्रीमेंट हुआ, एक बेसिक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? इन तीनों पार्टीज के बीच में, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसमें एक और एक हिडन अग्रीमेंट है, एक हिडन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो किसके बीच में होगा? वो होगा प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में। अब गारंटर ने किसे प्रॉमिस किया है? बैंक को प्रॉमिस किया है कि अगर इन्होंने अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया तो इनके बिहाफ पर, इनके डिफ़ॉल्ट पर जो एक्स है, जो श्योरिटी है, वो बैंक को पे करेंगे। जैसे ही यहाँ पे गारंटर ने इनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है तो अगर इनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है, बैंक को रीपे कर दिया है, तो यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में, कि जो गारंटर है वो जो डिस्चार्ज लाइबिलिटी है जो इन्होंने की है इनके बिहाफ पर, वो इनसे वापस रिकवर कर ले। तो यहाँ पे जो इंडेमनिफायर है वो है बोरोवर और इंडेमनिटी होल्डर जो है वो है श्योरिटी यानी गारंटर। तो अगेन जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ही, लेकिन जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के बीच में यानी डेटर और गारंटर के बीच में, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज वेल एज द हिडन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कंप्लीट बनाता है, वैलिड बनाता है। इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग हो तो जो वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो क्वेश्चन में आ सकती है। Now let's talk about the first important element and that is principal debt. हमने ये पढ़ा कि जो गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर और तीसरा है श्योरिटी यानी गारंटर। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल डेटर करके पर्सन है जिस पर एक लाइबिलिटी होती है और उस लाइबिलिटी को सिक्योर करने के लिए श्योरिटी दी जाती है। तो श्योरिटी या गारंटी कब दी जा रही है? जब फर्स्ट प्लेस में कोई लाइबिलिटी हो, कोई आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल डेट हो। अगर कोई प्रिंसिपल डेट ही नहीं होगा तो क्या सिक्योरिटी दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इफ देयर इज नो प्रिंसिपल डेट देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। इट इज ऑफ द एसेंस अ गारंटी दैट देयर शुड बी समवन लाइबल एज अ प्रिंसिपल डेटर। ऐसा कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जिस पर कोई लाइबिलिटी होती है और उसके पीछे ही गारंटी या श्योरिटी दी जाएगी। Therefore, the first important element of a contract of guarantee is
प्रिंसिपल डेट। फिर बारी आती है कंसिडरेशन की। लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर कंसिडरेशन थ्रू एन एग्जाम्पल। Alright, let's understand consideration in contract of guarantee. This is the first example. यहाँ पे क्रेडिटर ए है और प्रिंसिपल डेटर है बी। ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो उन्हें गुड्स सप्लाई करेंगे और बी ने ये प्रॉमिस किया है ए को कि वो गुड्स के बदले में उन्हें पेमेंट देंगे। तो ये हुआ कंसिडरेशन, डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड बी। अब बारी आती है कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड सी। क्यों यहाँ पे ए और सी का जो कंसिडरेशन मायने रखता है? क्योंकि सी भी एक पार्टी है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये दिया जाता है कि अगर दो पार्टीज, कोई भी पार्टी अगर एग्रीमेंट में एंटर कर रही है तो उसके पीछे कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये दिया गया है कि अगर क्रेडिटर है और श्योरिटी है, उनके बीच में अगर डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। सी यहाँ पे क्या प्रॉमिस कर रहा है ए को कि अगर ए जो है वो बी को गुड सप्लाई करते हैं तो सी जो है वो पेमेंट की गारंटी लेने के लिए रेडी है। सो दिस इज इनफ कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड सी। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर बी फॉर कंसिडरेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे अगेन ए जो है क्रेडिटर है, सप्लायर है और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि बी को वो गुड सप्लाई करेंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। और बी ने ये प्रॉमिस किया था ए को कि वो गुड्स के बदले में उन्हें पेमेंट देंगे। तो ये तो इनके बीच में था डायरेक्ट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे एक और एक पार्टी इन्वॉल्व है और वो है श्योरिटी सी। तो यहाँ पे ए और बी का डायरेक्ट कनेक्शन समझने आ गया, डायरेक्ट कंसिडरेशन समझने आ गया। लेकिन ए और सी के बीच में क्या कंसिडरेशन है, लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पे सी ने ए को प्रॉमिस किया है, क्या चीज़ का प्रॉमिस किया है कि अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जो बी है इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट के लिए, यानी ए ने गुड सप्लाई कर दिया बी को और उन्होंने टाइमली पेमेंट, यानी बी ने टाइमली पेमेंट ए को नहीं किया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो ए है वो बी के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल करेंगे या डिस्प्यूट के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो सी है वो श्योरिटी बन के एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। सी गारंटी देता है ए को कि अगर ए ने 1 ईयर तक बी के अगेंस्ट अगर कोई भी सूट फाइल नहीं किया या कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया तो जो सी है वो ए को उनका पैसा वापस दे देंगे, यानी बी के बिहाफ पर जो भी इनका पैसा बनता है, मनी बनता है, वो इन्हें पे करके दे देंगे। सो दिस वाज इनफ कंसिडरेशन बिटवीन ए एंड सी। रिवाइज करते हैं फिर से। यहाँ पे पार्टी ए है और पार्टी बी है। ए क्रेडिटर है, सप्लायर है, इन्होंने गुड्स सप्लाई किया है। किसे सप्लाई किया है? बी को सप्लाई किया है। बी ने इन्हें टाइमली पेमेंट नहीं किया। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ए है अभी कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे, किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो सी है वो इसके अंदर बीच में एंटर करते हैं एज ए श्योरिटी। और किसे श्योरिटी देते हैं? ए को श्योरिटी देते हैं कि वो बी के अगेंस्ट 1 साल तक कोई भी लीगल एक्शन ना ले या कोर्ट में सिविल सूट फाइल ना करे। तब जाके अगर 1 साल के अंदर अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 1 साल के बाद में वो जो सी है ए को बी का जितना भी पैसा बनता है वो उन्हें दे देंगे। सो दिस इज इनफ कंसिडरेशन बिटवीन हु? ए एंड सी। लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सेक्शन 142 और 143 ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी फैक्ट्स है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए तीनों पार्टीज के बीच में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे ए ने बी को हायर किया है एज अ क्लर्क और यहाँ पे बी का काम है ए के अकाउंट्स को संभालना। लेकिन बी ने अपने कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक्स की और उसके पास में वैलिड रिसीट्स नहीं थे उनके कैलकुलेशंस को प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से ए को जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो ए बी को क्या कहते हैं कि बी अपने लिए, मतलब बी के अकाउंटिंग के लिए सिक्योरिटी फर्निश करे, कोई ना कोई बी के अकाउंटिंग के लिए गारंटी लेना ज़रूरी है। बी जो है वो सी को अपना श्योरिटी बना लेता है, लेकिन जो ये फैक्ट है वो ए को पता नहीं रहता है, यानी ए जो है वो सी से फेमिलियर नहीं रहता है कि वो बी का श्योरिटी है या गारंटर है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो ए क्रेडिटर है उसे नॉलेज नहीं है कि सी बी का श्योरिटी है, यानी यहाँ पे जो फैक्ट्स है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया गया है। देन कम्स राइटिंग इज़ नॉट नेसेसरी। ये भी कहा गया है, ये भी लिखा गया है सेक्शन 126 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग।
although it is very important that it should be in writing, but it is not compulsory. Then comes joining of other co-sureties. सेक्शन 144 कहता है कि जो श्योरिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, एक या एक से ज़्यादा को-श्योरिटीज़ भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हो सकती है. यानी अगर ए, बी और सी पार्टीज़ है, सी जो है वो श्योरिटी है बी के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि डी और ई भी श्योरिटी बन जाए, को-श्योरिटीज़ बन जाए बी के सिक्योरिटी के लिए, बी के पेमेंट के लिए. सो अगेन यहाँ पे जितनी भी रेक्विजिट्स है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, वो फिर से लिस्ट डाउन किए गए हैं. सो दीज वर द रेक्विजिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इनका होना ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर. So this was it for today. In the next video, we are going to find out the difference between contract of indemnity and guarantee. And also we are going to talk about types of guarantees, specific and continuing. Please like, share and subscribe to our channel Studio Legal if you found it useful. And thank you for watching till the end. We will see you in the next one.